नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनिटीज ब्लॉग में। मैं हूं एकता श्रीवास्तव, भारत के दिल मध्य प्रदेश से। दोस्तों, आज लेकर हाजिर हूं मैं एक ऐसी कहानी जो कालजयी है, जिसे लिखा है कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने। एक ऐसी कहानी जो भारतीय किसान के संघर्ष और उसकी विवशता का जीवंत दस्तावेज है। प्रेमचंद जी की कहानी अक्सर हृदय परिवर्तन या सुखद अंत के साथ ही संपन्न होती है, लेकिन पूस की रात उनके उस दौर की कहानी है जब उन्होंने कड़वे सच को बिना किसी दिखावे के पेश करना शुरू किया था। उन्होंने साहित्य को कल्पना के लोक से निकालकर यथार्थवाद की ठोस जमीन पर खड़ा किया। उनकी रचनाओं में ग्रामीण भारत, किसानों का शोषण और सामाजिक कुरीतियों का सजीव चित्रण मिलता है। पूस की रात उनकी यह कहानी यथार्थवादी चित्रण करती है कि कैसे गरीबी इंसान को उसके सबसे जरूरी काम खेती के प्रति उदासीन बना देती है। इस कहानी में पात्र कम हैं, लेकिन वे बेहद प्रभावशाली हैं। हल्कू, मुन्नी और जबरा, मात्र 3 पात्र की कहानी। हल्कू कौन है? कहानी का नायक, जो एक गरीब और ईमानदार किसान है। वह स्वाभिमानी है, लेकिन गरीबी के आगे मजबूर है। मुन्नी, हल्कू की पत्नी, जो अधिक व्यवहारिक और मुखर है। वह चाहती है कि हल्कू खेती छोड़कर मजदूरी कर ले ताकि कर्ज से मुक्ति मिले। जबरा, हल्कू का पालतू कुत्ता। वह हल्कू का एकमात्र सच्चा साथी है, जो ठंड में भी उसके साथ खेत की रखवाली करता है। वह पशु और मनुष्य के प्रेम का प्रतीक है। पूस की रात सिर्फ कड़ाके की ठंड की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानवीय मनोविज्ञान और सामाजिक कड़वाहट का एक गहरा दस्तावेज है। ये उस व्यवस्था पर कटाक्ष है जहां एक किसान कड़ी मेहनत के बाद भी कर्ज और गरीबी के जाल में फंसा रहता है। ये कहानी है हल्कू की, जो अपनी फसल को उजड़ते देखता है, लेकिन फिर भी एक अजीब सी राहत महसूस करता है। आइए इस दर्दनाक मगर गहरी कहानी को महसूस करते हैं। पूस की रात। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्मल कहां से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में यानी खेत में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था क्योंकि उसका नाम था हल्कू, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला, दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो, कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूं, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। बाकी यानी कर्जा। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए न दूंगी, न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो, अब किसे खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक
पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे। तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड। मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूं। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम पर। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये रान पछुआ न जाने कहां से बर्फ ले आ रही है। पछुआ यानी कि पश्चिम से आती हुई हवाएं। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मजा है और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की भी खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट। पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद ये समझ रहा था कि यह स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगा था। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा तक पहुंचाया था। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया पर वो उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता, वो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा।
अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। टाँठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला गया। बगीचे में खूब अंधेरा छाया था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के इस अनंत सागर में ये प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही? जबरा कूकू करके मानो कहा, अब ठंड लगती ही रहेगी, पहले से उपाय न सूझा। नहीं इतनी ठंड क्यों खाते, पूछ लाई। अच्छा जाओ, इस अलाव को कूद कर पार कर देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गया बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राह के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राह के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नौच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा।
जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसे दंदाया हुआ था इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लीहो, लीहो, लीहो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहां सोना तो ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अब इस कहानी का क्या कंक्लूजन है मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब शोषण और गरीबी अपनी सीमा पार कर लेती है तो इंसान का स्वाभिमान और उम्मीद खत्म हो जाती है। हल्कू की वह राहत दरअसल एक किसान की सबसे बड़ी हार है, जहां उसे अपनी फसल बर्बाद होने का दुख नहीं बल्कि ठंड से बचने की खुशी है। यह व्यवस्था पर एक करारा तमाचा है। प्रेमचंद जी की ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये याद दिलाती है कि जब मेहनत का फल शोषण की भेंट चढ़ जाता है तो इंसान के अंदर का किसान मर जाता है और केवल एक मजदूर बाकी रहता है। अगर आपको ये कहानी और इसकी प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और क्लासिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ यूनिटीज ब्लॉग से यूनिटी यानी कि एकता आप सभी के बीच। क्या हल्कू का सोए रहना सही था या उसकी हार? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानी फूस की रात। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।